तो हेलो दोस्तों, परीक्षापुरम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ गणित के वो 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। खास करके बीपीएससी जो टीचर भर्ती होने वाला है उसमें टीजीटी और पीआरटी के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4800 रुपये पर 2 वर्ष 3 महीने में 8.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें सिंपल सा पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं कि 2 वर्ष का पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद 3 महीने का अलग से निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे में क्या है, समझ में अच्छे से आ जाता है कि क्या पूछना चाहता है और क्या हमारा आंसर होना चाहिए। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। मूलधन जो प्रिंसिपल है और रेट हमारा दर और समय जो कि हम लोग 2 वर्ष का पहले निकालने वाले हैं, तो टी अपॉन 100। तो ये हो जाता है साधारण ब्याज का सूत्र। आप क्या करेंगे, हम लोग इसमें मान जो है पुट कर देते हैं, जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर देते हैं। तो 4800 रुपये जो हमारा प्रिंसिपल है और 8.5 जो कि हमारा रेट है और 2 वर्ष का हम लोग पहले निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 अपॉन 100। अब यहाँ पर काटा फिटी करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। 48 दूनी कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा इंटू 8.5। अब इसका गुना कर लेते हैं। 5 छक्के 30 का 0, हासिल आया 3, 5 नहीं 45, 3 48 हो जाएगा यहाँ पे। और 8 एकम 8 छक्के 48 का, यहाँ पे 8 छक्के 48 का 8 और हासिल आया 4 और 8 निया 72 हो जाएगा और 72 और 4 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, 8 8 16 और हासिल 1, तो 6 4 10 का 1 और हासिल का 1 मतलब 11 और इधर 7 और 1 8। तो 8.5 है तो दशमलव एक संख्या के बाद है, तो एक संख्या के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव निकालेंगे। तो ये हमारा 816 जो है क्या है, हमारा 2 वर्ष का ब्याज आ गया। तो 2 वर्ष का, तो हमारे पास जो है 2 वर्ष का ब्याज आ गया था 816 रुपये। तो हम लोग को क्या निकालना है कि 1 महीने का ब्याज निकालना है, तभी हम लोग 3 महीने का निकाल पाएंगे। 2 वर्ष का तो 816 ला ही चुके हैं, तो 2 वर्ष में कितना होता है, 24 मंथ होते हैं, तो 24 से भाग देते हैं। तो 1 मंथ का हमारा हम लोग को ब्याज जो है मिल जाएगा। तो 12 से भाग देते हैं, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 12 छक्के 72 और हासिल आया ना, तो 12 अट्ठे 96, यहाँ पर 68 हो गया और 2 से भाग देंगे तो 3 और ये 34 है ना। तो हमारे पास 1 महीने का ब्याज 34 रुपया आ गया। तो 3 महीने का ब्याज लाने के लिए इसे 3 से गुना करते हैं। 8 दूनी 16, 8 4 दिया 12 का 2, हासिला 1 3 102। तो ये हमारा जो है 3 महीने का ब्याज आ गया। अब हमारे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था, हमारे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज 116 रुपये था। अब उसमें 3 महीने का ब्याज और जोड़ना है, तो 102 रुपये और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 8 1 और 9, तो 918 रुपये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 918 रुपये में हमें ब्याज जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई मतलब r प्लस h इक्वल टू क्या दिया गया है, 37 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। और क्या दिया गया है प्रश्न में दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r प्लस h, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और ये किसके बराबर दिया गया है, 1628 के बराबर दिया गया है। अब क्या करते हैं कि r प्लस h का मान जो है पुट कर देते हैं। r प्लस h का मान कितना है, 37 है। तो 2 पाई r इंटू 37 इक्वल टू 1628 है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग सब चीज़ का पक्षांतर कर लेंगे। आर को रहने देंगे, आर को इधर ही रहने देंगे, तो हमको त्रिज्या जो है मालूम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आर को इधर रहने देते हैं और 1628 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 7 ऊपर में आ जाएगा और अपॉन में 22 आ जाएगा। और हमारे पास क्या है,
और हमारे पास जो 37 है वो उधर इंटू में था, इधर आके ये भाग में आ जाएगा, और 2 था तो 2 भी भाग में था, इधर आके गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर काटाफीटी करते हैं तो 11 दूनी 22, 11 एका 11 और कितना बच गया इसमें 5, 11 5 बच गया, तो 11 11 चौक 44। अब इतने किसमें कितना बढ़ गया 8 बच गया, तो 11 अट्ठे 88। अब यहाँ पर हम लोग 2 से काटते तो 2 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 72, फिर 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाता है 37, है ना। तो 37 और 37 यहाँ से भी कट जाएगा, तो हम लोग को r का वैल्यू जो है 7 मिल रहा है। यहाँ से हम लोग को r क्या मिल गया है 7 मिल गया है। यहाँ से हम लोग क्या मिल गया है r का वैल्यू 7, मतलब त्रिज्या हमें क्या मिल गया है 7 मिल गया है। और जैसा कि प्रश्न में हम लोग देखे थे कि r प्लस h इक्वल टू कितना था 37 था, तो इसमें 7 माइनस कर देंगे तो r का वैल्यू पुट कर देंगे तो h का वैल्यू भी हम लोग को पता चल जाएगा। तो 37 में 7 घटाएंगे तो 30 जो है हम लोग का ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को r भी ज्ञात है जो कि 7 है और h भी ज्ञात है जो कि 30 है। अब हम इसका आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 22/7 इंटू 7 कितना है, त्रिज्या कितना है 7 है, इंटू 7 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है हमारे पास 30 है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा और 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 30। अब इसका गुना कर देते हैं, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 46 जो है 4620 सेंटीमीटर की घात 3 हमारे पास जो है घन सेंटीमीटर आयतन हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 90 वस्तुओं का कुल मूल्य 5400 रुपया है। यदि इस प्रकार के 70 वस्तुओं को कुल 5040 रुपया में बेचा गया तो इस स्थिति में हुई लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको इस प्रकार समझिए कि कोई वस्तु जो है किसी ने 90 वस्तुओं को 5400 रुपये में ख़रीदा है और 70 वस्तुओं को 5040 रुपये में बेच दिया है। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन आपको ऐसा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझने के लिए इसको उसी प्रकार मान के चलना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि 5400 रुपये में किसी 90 वस्तु, तो एक वस्तु का रेट हम लोग निकाल लेते हैं। तो 9 छक्के 54, तो एक वस्तु का रेट कितना हो रहा है 60 रुपया हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि 70 वस्तु में ही 5040 रुपया कमा ले रहा है। तो 70 वस्तु में जब 5040 रुपया कमाएगा तो एक वस्तु का निकालने के लिए भाग दे देते हैं 70 से। तो एक वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, तो एक वस्तु का कीमत जो है 72 रुपया हो जाता है। तो इसको इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए किसी ने 60 रुपये में किसी वस्तु को ख़रीदा, मतलब क्रय मूल्य किया और 72 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर फ़ायदा सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 60 से 72 में बेचा तो जी, तो 12 रुपये का फ़ायदा 60 पर, तो 100 पर कितना। तो इसको इस प्रकार समझिए कि 12 रुपये का फ़ायदा 60 पर। तो इसको इस प्रकार समझिए कि 12 रुपये का फ़ायदा एक वस्तु पर हो रहा है, 60 रुपया में वो ख़रीदा है, तो 100 रुपया में कितना फ़ायदा होगा। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 10 दूनी 20, तो 20% का जो है उसको लाभ हो रहा है। यहाँ पर इसको क्रय विक्रय मूल्य में ही समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पर आसानी से हल कर पाओगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा गया है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 में है। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कोई थैली है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्का जो है डला हुआ है और उसका अनुपात जो है 3:4:8 में है और उस थैली में टोटल 116 रुपया है। तो इसमें देखते हैं क्या करना होगा यहाँ पे कि जो हमें अनुपात दिया है ना उसे x मान के चलते हैं और जितना रुपया है उसको रुपया में कन्वर्ट करके चलते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना अनुपात दिया है उससे। यहाँ पर 1 रुपये का 1 लिखते हैं इंटू कितने अनुपात में 3 अनुपात में, तो 3x मानते हैं प्लस इन सभी का योग जो है ना टोटल धनराशि कितनी है 116 रुपये है, तो इन सब का योग जो है 116 रुपये के बराबर होगा। अब यहाँ पर 50 पैसे
कितने अनुपात में है, 50 4 अनुपात में है, तो 4x लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये पैसे में है, ये तो रुपये में था तो इसका कुछ नहीं किया, लेकिन ये पैसे में है तो इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। नेक्स्ट स्टेप में सेम ऐसे ही करेंगे। 10 पैसे का सिक्का कितना है, तो 10 पैसे का सिक्का का अनुपात 8 है, तो 8x से गुना करेंगे और जो है नीचे में 100 से भाग दे देंगे। ये कितने के बराबर है, 116 के बराबर है। यहाँ से देखते हैं 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2x बच गया। यहाँ पर देखते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4/5x बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। यहाँ से बच गया हमारा 3x प्लस यहाँ से बच गया हमारा 2x प्लस यहाँ से बच गया था हमारा 4/4x/5। ठीक है, इक्वल टू कितने के बराबर है, 116 के बराबर। आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे इन लोगों का गुणा होगा तो 5 दिया 15x हो जाएगा यहाँ से, और 5 दूनी 10x धन 5 दूनी 10x धन 4 ये x अपॉन लसा लेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 116 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ये कितना हो गया था हमारे पास, 15x धन 10x धन 4x। अब इधर 5 जो है भाग में था, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 116 गुणा 5 इधर गुणा कर देते हैं, तो 5 छक्के 30 का 0 हासिल आया 3, 5 एकम 5, 5 3 8 और 5 एकम 5, तो 580 हो गया। यहाँ पर x कितना है प्लस कर देते हैं, 15 10 25 4 29 29 x। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x को इधर रखते हैं और 580 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 580 का 29 से भाग देंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया है, 20 आ गया है, और तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है। और सिक्कों का अनुपात कितना माने थे हम लोग, 8x था, तो 8x से 10 पैसे का सिक्का का अनुपात पूछा गया है, मतलब कितना सिक्के है उसको पूछा गया है। तो 8x इक्वल टू 8x कितने के बराबर, 20 के बराबर। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 8 दूनी 16, तो 160 जो सिक्के हैं ना 10 पैसे के, 160 सिक्के जो है उस थैली में मौजूद है। तो यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कितने सिक्के उसमें मौजूद है, तो 10 पैसे के 160 सिक्के जो है मौजूद है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 6वां क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है यदि x धन 1/x इक्वल टू 6 है तो x स्क्वायर धन 1/x² का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है आजकल के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, तो आपके भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि सेकंड पक्ष में क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है, घात 4 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से जो पहला पक्ष है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्क्वायर पूछ रहा है तो हम देख सकते हैं कि इसको होल स्क्वायर वाले सूत्र में हम लोग लगा सकते हैं। तो पहला पक्ष का वर्ग करने पर तो होल स्क्वायर वाले सूत्र में आ जाएगा, तो वर्ग करके देखते हैं। तो पहला पक्ष क्या है हमारे पास, x धन 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, पहला पक्ष का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर वो वाला सूत्र लग जाएगा, a की घात 2 b की घात 2 धन 2ab। तो यहाँ पर a हमारे पास कितना है, x है, और b कितना है, b कितना है हमारे पास 1/x है। तो सूत्र में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर धन b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, और एक का भी स्क्वायर हो जाएगा तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो अगले स्टेप में उसे चेंज कर लेंगे। धन 2ab 2, और a कितना है हमारे पास x है, और b कितना है हमारे पास 1/x है, इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग x और x को काट देंगे और 2 एकम 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और x स्क्वायर धन यहाँ पे क्या बच गया है, तो धन यहाँ पर क्या बच गया है, 2 बच गया है, तो ये 36 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इधर जो 2 है वो इधर धन में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो x स्क्वायर धन 1/x² इक्वल टू 36 माइनस 2, यहाँ पर x स्क्वायर धन 1/x² इक्वल टू 34। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 34 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है बिंदुओं -4, 7 और 2, -5 के बीच की दूरी क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बिंदुओं के बीच की दूरी के निकालने के लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र है हमारे पास √(x2 - x1) स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। तो x1 हमारे पास यहाँ -4 है और x2 हमारे पास जो है 2 है। ठीक है, y1 हमारे पास यहाँ पे 7 है और y2 हमारे पास -5 है। तो सूत्र में रखते हैं सबको। तो अंडर रूट यहाँ पर 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अंडर रूट 2 इसमें ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह है, बड़ा संख्या माइनस में है। तो 12/2। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अंडर रूट -6 था तो 6 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर करने पर 36 होगा और माइनस था तो उसका गुणन 2 बार माइनस माइनस करने पर प्लस हो जाएगा। तो ये 36 प्लस 12 12 144, यहाँ भी सेम वही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 6 4 10 हासिल 1 और 5 3 8 और 180। अब अंडर रूट 180 इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको हो सकता है फॉर्म जो है ऑप्शन का फॉर्म अलग टाइप का दिया हो। तो इसका क्या करते हैं कि 180 का हम लोग लसा निकाल लेते हैं। तो 180 का लसा निकाल लेते हैं, ये 2 बार में जाएगा 90 हो जाएगा, 2 से फिर भाग देते हैं 45 हो जाएगा। अब 3 से भाग देते हैं 3 15 हो जाएगा, अब फिर 3 से भाग देते हैं तो ये 5 हो जाएगा और 5 से एक बार में भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि 2 आ गया एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा आ गया। तो जितना जोड़ा रहता है उसको अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं 2 × 3 जो है जोड़ा को हम लोग बाहर निकाल दिए और अंडर रूट 5 को अंदर रहने देते हैं। अब ये गुना हो जाएगा 6 अंडर रूट 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 2 बार संख्या दी गई है जिसमें बताना है कि उसका योग कितना होगा। तो इसमें पूछा गया है 0.42 का बार धन 0.558 का बार। तो इसमें सूत्र होता है बार वाला। तो जैसे मान लो 2 संख्या है A और B, दोनों के ऊपर बार है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। तो A B का बार ये हो जाता है 9 और ये 9। ठीक है, मान लो दशमलव में कोई संख्या दिया गया है AB, उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो जितना संख्या के ऊपर बार है ना उतना नीचे में 9 9 लगा दिया जाता है। और सेकंड स्टेप में जैसे एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, तो A के ऊपर मान लो बार नहीं है, B और C के ऊपर बार है, तो इसे को कन्वर्ट करने में क्या किया जाता है कि जितना संख्या दिया गया है जैसे A B C, लेकिन A के ऊपर बार नहीं है तो A को यहाँ से घटाएंगे और 0 इसमें क्या लगाएंगे, 2 संख्या के ऊपर क्या है बार है तो जो 2 बार नहीं लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्म में जो है क्वेश्चन दिया गया है और यही फॉर्म आपका हर क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बन पाएगा। तो इसमें दिया गया है कि 0.42 का बार है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 42/9 और यहाँ पर क्या दिया गया है 0.558 दिया गया है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 5 8 -5 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर -5 करेंगे जितना संख्या दिया गया है वो, और जिस पे बार नहीं है उसको, और यहाँ पर 2 संख्या में बार है 5 और 8 में, तो 9 और 9, और एक संख्या में बार नहीं है तो उसके लिए एक 0 लगा दिया जाता है। अब ये दोनों को प्लस में करना है, योग में करना है, तो योग करेंगे तो देखते हैं क्या हो पाएगा। तो 42/9 9 धन 5 5 8 -5/9
9 9 0। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में लसा ले लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 3 हो जाएगा। और अब लसा ले लेते हैं ना, तो लसा क्या आ गया दोनों का, तो लसा जो है बड़ा संख्या होता है हमेशा, तो 990 जो है इसका लसा आएगा। तो यहाँ पर 990 में इसको 42 का जीरो नहीं है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे 42 में, तो 42 और 420 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है 990 है, तो इसमें जो संख्या है वही संख्या रहेगा, तो 553 घटाने के बाद हम लोग के पास क्या आया था 553 आया था। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन लोग का योग कर देते हैं। तो इनका योग करने पर क्या आ जाएगा 3 7, तो इसका योग हो जाएगा 3 7 और 9 अपॉन 9 9 0। तो अगर बटे का फॉर्म में दिया गया तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा अगर बटे में दिया गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन के फॉर्म में लाना है, 0 के फॉर्म में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 0 हम लोग को समझ में आया है कि घटाए हैं तभी 0 लगा है, मतलब 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर नहीं लगा है, तभी तो ये 0 है और तभी तो ये 9 है। तो क्या करेंगे कि एक 9 जो है उसको घटा देंगे, क्योंकि पहला संख्या क्या है हमारा 9 है, तो 9 प्लस कर देंगे, सॉरी। तो 9 प्लस करने पर जो है हमें 0 वाले फॉर्म में क्वेश्चन जैसे दिया गया है वैसे आ जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 9 7 3 आया था और 9 9 ये 0। तो हम लोग को यहाँ से यही ज्ञात हो रहा है कि एक संख्या में बार नहीं है, ये 0 लगा है, इसलिए हम लोग को ज्ञात है कि एक संख्या में बार नहीं है। तो यहाँ पर पहला संख्या कितना है 9, तो टोटल संख्या में 7 3 इसमें प्लस कर देंगे, तभी हम लोग का जो मेन आंसर है वो आ जाएगा। तो इसमें प्लस करेंगे तो 0.978 और ये क्या हो जाएगा 9, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। 9 9 3 12 हासिल आए। ठीक है। तो इसका अगर फॉर्म क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर लाना है तो 0.982 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह तो पांचवा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एक तार वृत्त के रूप में है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। और पाई का मान दे दिया गया आपको, तो एक क्या बोल रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर, कितने के बराबर है 154 के बराबर है। आर को इधर आर स्क्वायर को इधर रहने देते हैं और 154 को इधर रखते हैं और पाई का मान होता है 22/60, तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 7/22 है ना। तो 22 से इसको भाग देते हैं तो 11 से भाग देते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11 11 11 कम 11 11 चौक 44 और ये 2 2 सत्ते 14 यहाँ पर हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का घात 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 7 है, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कर जाएगा तो त्रिज्या का मान जो है हम लोग को क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या पता चल गया कि त्रिज्या जो है 7 के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी होगी, क्योंकि वृत्त की परिधि जितनी होगी ना वो एक वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, उसका परिमाप निकाल लेंगे वर्ग का। तो वृत्त की परिधि जितना तार से वृत्त बना हुआ है उसका परिधि है, जब उसको एक वर्ग के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही तार तो लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही कहा जा रहा है कि इसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो वृत्त की परिधि देखते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr इक्वल टू हम लोग को क्या पता है कि आर का मान कितना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान हम लोग को पता था 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर परिधि कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि वृत्त की परिधि 44 है। अब हम लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि वर्ग जिसमें 4 भुजा होता है, चारों भुजा क्या होता है समान होता है। तो वर्ग का एक भुजा निकालने के लिए इसको 4 मतलब कितना कितना रहना पड़ेगा कि वो 44 होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सभी भुजा को 11 + 11 + 11 + 11 होना पड़ेगा, तभी तो 44 होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग को एक भुजा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को एक भुजा का मान जो है 11 जो है प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि एक सभी जितना भुजा है उतना से मिलकर ही उसका परिधि बनेगा। यहाँ पर भुजा का मान हम लोग को 11 प्राप्त हो गया। अब हम लोग को देखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर इक्वल टू 11 हम लोग का ए था, इसका स्क्वायर इंटू 11। तो यहाँ से देख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। 11 11 121 इसमें दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि वर्ग के भुजा के रूप में, वर्ग के क्षेत्रफल के रूप में है। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 256 की घात 0.16 इंटू 256 की घात 0.09 इसका मान क्या होगा। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि जब आधार समान हो तो घात जो है आके जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 2 5 6 का होल स्क्वायर 0.16 और प्लस इधर क्या है 0.09। तो इधर घात जो है आके जुड़ जाएगा 0.09। तो अगले स्टेप में 5 2 6 की घात क्या हो जाएगा 0 और 6 9 15 का 1 और हासिला 1 और 2 ये। तो यहाँ पर हमारे पास 0.025 हो जाता है। तो 0.25 का वैल्यू आपको पता ही होगा 1/4 होता है। तो 0 का वैल्यू 1/4 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 5 6 256 की घात 1/4। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर घात जो है 4 है तो इसको भी ऐसे कुछ 4 की घात में लाना पड़ेगा 256 को, ताकि ये दोनों को काटते बन सके, ताकि हमें आंसर मिल जाए। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कितना संख्या का घात 4 करें कि यह की घात 4 हो जाए। 556 जो है घात 4 में बदलना है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि 4 को 4 का 4 बार गुना करेंगे तो हमको क्या मिलता है 256 जो है मिल जाता है। तो हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 4 की घात 4 पूरे की घात 1/4। तो यहाँ से 4 और 4 कट जाएगा और इसका वैल्यू जो है 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 5 महिला एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है और 10 बच्चे 14 दिन में यह कार्य पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चों को यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखते हैं यह किस प्रकार से बन सकता है। तो हम लोग महिलाओं के लिए क्या करेंगे, एम का उपयोग करेंगे और बच्चे के लिए बी का। तो 10 महिलाएं क्या बोल रहे हैं एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। इसके बराबर जो है 10 बच्चों के लिए बी का उपयोग करेंगे। ये 14 दिन में उसी कार्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, उसी कार्य को 10 बच्चे जो है 14 दिन में पूरा करते हैं और 10 महिलाएं जो है 7 दिन में पूरा करते हैं। इससे हमारा टोटल वर्क भी निकल जाएगा और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि एक दिन में बच्चे और महिलाओं के काम करने का अनुपात कितना रहेगा। तो यहाँ से 10 और 10 जो है कट जाएगा और बी का पक्षांतर इधर हो गया तो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो महिलाएं बटे बच्चे इक्वल टू यहाँ से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इधर 14 तो इधर से ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर से गुणा में है तो इधर से भाग में जाएगा। तो ये 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो महिलाएं जो है एक दिन में 2 काम कर रही है और बच्चे जो है एक दिन में 1 ही काम कर रहे हैं। तो हमको ये ज्ञात हो गया कि महिला और बच्चे के काम करने का अनुपात कितना है। अब हमको ज्ञात करना है कि टोटल वर्क कितना है। और 5 महिलाएं और 10 बच्चों को यह काम करने में पूरा कितना दिन लगेगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हाँ, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो 10 महिलाएं एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रही थी, 7 दिन में पूरा कर रही थी। तो 5 महिलाएं और 10 बच्चे और 10 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें ज्ञात है कि महिला एक दिन में 2 काम कर रही है और बच्चे जो है एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला में मतलब इसको इन मान को पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 10 और एक महिला कितना काम कर रही है 2 काम कर रही है इंटू ये 7 रहेगा ना, क्योंकि 7 दिन में पूरा कर रही है। यहाँ से 5 महिला, तो 5 महिला कितना काम करी 2 प्लस यहाँ से क्या होगा 10 बच्चे, 10 बच्चे कितना काम करें 1 ही काम करें। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या हो सकता है अगले लाइन में। तो इसमें होगा कि 20 इंटू 7 अपॉन
5 दूनी 10 धन 10 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 140 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ से 20 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर उत्तर ये आता है कि 5 महिला और 10 बच्चों को वह काम पूरा करने में 7 दिन लगेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक।